ये लम्हा काफी है गट्स के सीरियस होने में, नहीं या फिर मैं कहूँ ये लम्हा इतना भयानक है कि गट्स को मजबूरन सीरियस होना ही पड़ेगा। यार अगर इसकी वजह मैं बताऊं तो सिंपल, रात होने को जा रही है मेरे भाई लोगों। गट्स अपने चारों तरफ डेमोनिक प्रेशर को महसूस कर पाता। अब गट्स कहता, इस सिचुएशन से मुझे कौन बाहर निकालेगा। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में गट्स अपने सफर पे जारी होता कि फिर तभी होलीसी की फोर्सेस अब देखते ही देखते गट्स को चारों तरफ से घेर लेती। इसी में होलीसी की कमांडर गट्स से मुखातिब होके कहने लगती है, हम लोग होलीसी के होली आयरन चेन नाइट्स है। मेरे कल सर्टिफिकेशन बूरियाओं के ऑर्डर होने के नाते हमें यह जिम्मेदारी दी गई है कि हम तुम्हें बंदी बना के अपने साथ होलीसी लैंड ले जाए। खुदा के नाम पर तुम्हें बंदी बनाना अब हमारी जिम्मेदारी है। तो गट्स इसके जवाब में कहने लगता, आखिर तुम लोग पादरी मुझसे क्या चाहते हो? चलो इतना तो बता दो, मेरा जुर्म ही क्या है? कमांडर उससे कहती है, ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, पर हाँ फिलहाल तो तुम इतना दिमाग में रख के चल सकते हो, उस बूढ़ा बाप बेटी और काफी ज्यादा सोच का खून तुम्हारे हाथों हुआ है और तुम्हारे बड़े बड़े जुर्म तुम्हारे कैप्चर होने के बाद ही तुम्हें पता लगेंगे। फिर तभी उसकी जेब में से पक अपना सर बाहर निकाल के कहने लगती, अब तुम क्या करने को जा रहे हो? खैर यार गट्स तो फिलहाल अपनी गिरफ्तारी देने से इनकार कर डालता। अपने आप को यूं गिरा हुआ पाके गट्स को इसी तरह अपना एक फ्लैशबैक छोटा सा याद आता जहाँ पे वो पीठ से पीठ मिला के एक और लड़की के साथ भी खड़ा होता है। यहाँ पर गट्स से कहता है, मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय करूंगा, तुम जाके अपने मास्टर के पास लौट जाओ। ये फ्लैशबैक जैसे जैसे ही खत्म होता है एक सैनिक गट्स पर टूट पड़ता, जिस पर गट्स अपने ब्लेड से फौरन से उसके वार को रोक लेता। पर ऐसा करते हुए गट्स अपने घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि गट्स ने कल रात जो इंटेंस बैटल इविल स्पिरिट के खिलाफ लड़ा होता है उसकी वजह से गट्स अभी तक जख्मी होता है। जो मौका देख के फौरन से सारे के सारे सैनिक गट्स पर टूट पड़ते हैं। खैर यार शुरू में तो गट्स उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अपना लोहे का हाथ ही इस्तेमाल कर रहा होता है और एक सैनिक को सिर्फ और सिर्फ अपने लोहे के हाथ से ही उड़ाता चला जा रहा होता। सैनिक तो यहाँ तक उसके खिलाफ बो और एरो का भी इस्तेमाल कर होते, पर गट्स उनके वार से बचता चला जाता। और जिस तरीके से वो गट्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं उससे साफ पता चल होता कि वो गट्स की गर्दन अलहदा करना चाह रहे हैं कि वो कमांडर पीछे से चिल्ला रही होती, उसका कत्ल नहीं करना तुम लोगों ने। खैर यार कमांडर के साथ उसका वाइस कमांडर और उसका सर्वेंट भी खड़ा होता, वो ये सब कुछ भी अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तो यार कहानी गट्स पर जाती है जो कि अभी तक जख्मी हालत में अपनी लड़ रहा होता है। अपने जख्म के कारण वो ठीक से ना लड़ पा रहा होता, यही वजह से एक एरो सीधा उड़ता आके गट्स की टांग पे लगता। वो मौका पाके सारे के सारे सैनिक एक बार फिर से टूट पड़ते हैं, जो देख के गट्स अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता। यही वजह से अपनी जख्मी हालत में होने के बावजूद भी वो अपना ब्लेड जैसे तैसे स्विंग करता है। वो यार एक ही स्ट्राइक से 8-8 10-10 सैनिकों को काट डालता। पर ऐसा करते हुए गट्स का अपना खून भी निकलने लगता क्योंकि उसकी स्वॉर्ड कुछ ज्यादा ही हैवी होती। तो देख के कमांडर वाइस कमांडर और उसके सर्वेंट के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तभी जाके उस लड़की को उस कमांडर को एहसास होता कि हाँ यार तो ये है वो शख्स जिसे लोग ब्लैक स्वॉर्डमैन कहते हैं और आज मैं उसकी काबिलियत को अपनी आंखों से देख रही हूँ। मुझे पता चल गया लोग उससे ब्लैक स्वॉर्डमैन क्यों कहते हैं। और वाइस कमांडर कहने लगता, वैसे तो अगर इस तरह चलता रहा तो ब्लैक स्वॉर्डमैन हमारे सारे की सारी सैनिकों की जान ले लेगा। तो यही वजह से अब इसका सामना मैं और मेरी कातलाना वेपन करेगी। इसी में वाइस कमांडर अब गट्स का सामना करने के लिए मैदान में उतरता। जैसे कि अब हम सबको पता है गट्स अपनी स्वॉर्ड ले आने की वजह से उसका जख्म अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है और ऊपर से वाइस कमांडर की वेपन कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती। फिलहाल तो गट्स उसके हमलों से बचते हुए उससे इग्नोर मार के फौरन से उनके कमांडर की तरफ बढ़ने लगता है कि कमांडर फौरन से अपनी आंखें बंद कर डालती और अपना ब्लेड सामने कर डालती। गट्स उल्टा उनके कमांडर को ही बंदी बनाने को जा रहा होता है। फिर तभी कमांडर का सर्वेंट फौरन से गट्स के जख्म पर एक लकड़ी का पीस फेंकता, जिसकी वजह से बस गट्स का बैलेंस बिगड़ने की ही देर थी। तभी कमांडर का सामने किया गया हुआ ब्लेड गट्स के दूसरे जख्म पर जा लगता। तो हाँ यार काफी ज्यादा जख्म होने की वजह से गट्स वहीं पे बेहोश हो जाता। उधर ही हमें दिखाया जाता है लेडी फन्नेस से, जो कि उस कमांडर का नाम होता जिसने आज पहली बार अपनी जिंदगी में अपने ब्लेड से किसी का खून बहाया होता, जिसकी वजह से अब वो काफी ज्यादा काम प्रिय होती। खैर यार सभी सैनिक गट्स के ऊपर से उसके आर्मर्स और सारी वेपनरी को उतार डालते हैं। यहाँ पे गट्स के पास एक अजीब सी अंडा जैसे दिखने वाली चीज भी बरामद होती। यूं ही अब सारे के सारे ट्रूप्स रिट्रीट करने लगते हैं गट्स समेत। इसी तरह गट्स को जूझ हुई ले जाया जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद गट्स को सपने में अपना एक छोटा सा पास्ट याद आता। यहाँ पे एक अनजान शख्स गट्स को लाशों के ढेर में से बाहर निकालता और उसे कहता, तुम एक वो वाहिद शख्स हो जिसे मानना नामुमकिन है।
हमें दिखाया जाता है वो जवान शख्स जो भी है वो इंतहाई खूबसूरत लड़का होता। फिर लाशों के ढेर में से बाहर निकालने के बाद वो कहने लगता, तुमने इंतहाई गजब किस्म का काम किया गट्स। और हाँ, बैटलफील्ड में एक आम सोल्जर की जिंदगी की कीमत 1 रुपए से भी ज्यादा कम होती है। ऊपर से आजकल के तो दौर में ज्यादातर लोगों पे नोबल्स और ये रॉयल्टी वगैरह ही जुल्म करते हैं, पर इन सब के बावजूद भी ये लोग भी अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके अपनी मर्जी से नहीं गुजार पा रहे। सब लोगों के हाथ किस्मत के खेल ने बांध रखे हैं गट्स। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं। वो दुनिया के नक्शे को चलाते हैं और मेरी भी यही ख्वाहिश है। मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ दुनिया में, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तरह मजीद बोलता, काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि ये बातें मैंने सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी से भी नहीं की। इस वाइट बाल वाले शख्स का नाम ग्रिफिट होता। यार इस शख्स को याद रखना, ये वाइट बाल वाला शख्स क्योंकि ये स्टोरी का इंतहाई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और जब मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगा आप सबको समझ में आ जाएगा। तो हाँ यार, इस फ्लैशबैक के खत्म होने के बाद कर्ट्स की आंखें खुल जाती। पे कर्ट्स के सारे जख्मों पे मरहम पट्टी कर दी गई होती है। कर्ट्स को होलिसी के हेडक्वार्टर के हवाले करने से पहले कमांडर उसे किधर अपने स्टॉप पे ले आती है। अब जब कर्ट्स को कमांडर फार्नेज़े के आगे पेश किया जाता है, तो यार सारे गार्ड्स के चले जाने के बाद कमांडर उससे कहने लगती है, जो कुछ भी तुम्हें पता है वो सीधे तरीके से बता देना, वरना थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। उल्टा घबराने के बजाय कर्ट्स हंसने लगता। कर्ट्स की मुस्कुराहट कमांडर को चुभने लगती। कर्ट्स इस पर कहने लगता, ओह बुरा मत मानना, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी बदकिस्मती देखो, इन खुदा वगैरह से नहीं लगती मेरी, और मैं तुम जैसों के पास आ चला गया। होलिसी जो कि हर अपना काम खुदा के नाम पे करते हैं। हालांकि उसकी यह बात सुनने के बाद वो कमांडर पहले से भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती और वो कहती, अगली बार सोच समझ के मुंह खोलना। अब कमांडर एक ऐसे टाइटल का यूज करती जो कि गट्स के वाकई में काफी ज्यादा करीब होता। वो कमांडर कहने लगती है, ब्रांड ऑफ हक मिडलैंड की गवर्नमेंट ने इस मर्सनरी ग्रुप को हायर किया था। उसके मुंह से ये अल्फाज सुनने के बाद गट्स को उन खूबसूरत दिनों की याद आने लगती जिस वक्त गट्स ब्रांड ऑफ हक का एक हिस्सा हुआ करता था, ब्रांड ऑफ हक का कैप्टन हुआ करता था। इसके चलते वो सफेद बाल वाला शख्स जो कि ब्रांड ऑफ हक का सबसे बड़ा लीडर होता था, जिससे यहाँ तक गट्स भी फॉलो करता था। खैर यार, अब वो कमांडर मजीद कहने लगती, खैर मिडलैंड से गद्दारी करने के बाद ब्रांड ऑफ हक फरार होने में पूरे तरीके से कामयाब हो गए थे, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स एक ही रात में कैसे गायब हो गई, या किसी और ने उन्हें मार डाला इतनी पावरफुल फोर्स को। अगर ये बात सच भी है तो फिर भी कुछ सर्वाइवर्स बचे थे। तो यार आखिर इतना कुछ सुनने के बाद गट्स को वो समय, वो वक्त, वो घड़ी, वो लम्हा, वो कयामत का दिन याद आने लगता जो कि बिना दरवाजे पर दस्तखत दिए बगैर कमर तोड़ जोर पर इनके सरों पर टूट आई थी। याद करने से गट्स काफी ज्यादा सीरियस होने लगता। गट्स की कातिलाना आंखों में सिर्फ घूरने से ही कमांडर फार्नेज़े थोड़ी सी नर्वस होने लगती। खैर यार, वो थोड़ी हिम्मत करते हुए मजीद बोलने लगती। ब्रांड ऑफ हक के कैप्टन के बारे में सुनने को आया था कि वो एक बहुत बड़ी शॉट कैरी करता है, अपनी एक तलवार घुमाने से 10-10 लोगों को बीच में से काट सकता है, अपने सामने 100-100 बंदों को मौत के घाट उतार सकता है, और सबसे बढ़ के एक ऐसा आइटम जिस पर सवाल उठाया जाता है कि कहीं ये कुफराना आइटम तो नहीं है। सुनते सारे गट्स को वो लम्हा याद आता जहां पर ग्रिफिट ने भी ऐसा ही मिलता जुलता आइटम अपने गले में पहन रखा था। यूं ही अब वो कमांडर मजीद कहने लगती, तो इसलिए अपना मुंह चुपचाप खोल डालो, न फिर बद से बदतर तुम्हें कुफराना मजहबी करार के जला दिया जाएगा। इस सब के बाद गट्स कहने लगता, तो बताओ मुझे, क्या तुम आज तक कभी अपने खुदा या फिर डेविल से मिली हो? कमांडर फौरन से उसका काफी सिंपल जवाब देती, खुदा अपने होने का प्रूफ इतनी आसानी से दुनिया में नहीं देता, पर हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें होती है जिसके होने का एहसास होता है, और फिर आखिर में हम उससे जन्नत में मिलेंगे। तो ये सब कुछ सुनने के बाद गट्स एक बार फिर से अपनी हंसी को कंट्रोल ना कर पाता, तो इसी तरह मुस्कुराते हुए कहने लगता, मत बताओ मुझे, ये सब कुछ तुमने कन्वेंट में सीखा है। ये बात एक बंदा भी कह रहा था, और ये कहते हुए उसने बच्चों, लड़कियों, औरतों और पूरे गांव को आग जला डाली। यहाँ तक इसके खिलाफ जाके भी मेरा वक्त बर्बाद होगा और मैं तौबा भी नहीं करूंगा। एक काम करो, मुझ पे और अपने सर पे एहसान करो, अपने जड़ जाके पूजा वूजा करो, यहाँ पे मेरा दिमाग मत खाओ। और हाँ, जहाँ तक बुतों को पूजने की बात है, तुम
उन्हीं आइडल्स की तरह जो कि बस अंदर से खाली है कि एक एक बात कमांडर के सर पे सुराख करती चली जा रही होती और फिर आखिरकार कमांडर का गुस्सा उस पर हावी हो जाता, गट्स पर इसी तरह कोरों की बारिश कर डालती। कमांडर उससे मार मार के थक जाती। फिर इसी बीच में वाइस कमांडर आके लेडी फार्नेसे को रोक ही लेता। फिर कमांडर उससे कहने लगती, इससे ले जाओ और बंद कर डालो। कहानी जाती है गट्स पर जो कि उससे जेल में बांध कर रखा गया होता है। उस दौरान गट्स सूरज की तरफ रुख करके और अपने से बातें करते हुए कहने लगता, छे वैसे मैं ये कर भी क्या रहा हूँ और आखिर इन पागलों लोगों पर मैं अपना हाथ इतना धीरा क्यों रख रहा हूँ। तो यार गट्स की बातों से ये साबित हो रहा है। तो यार अगर गट्स चाहता तो वो कैप्चर होने से पहले ही इन सब का खात्मा कर डालता, यहाँ तक अपनी जख्मी हालत में भी। ये लम्हा काफी है गट्स के सीरियस होने में, नहीं या फिर मैं कहूँ ये लम्हा इतना भयानक है कि गट्स को मजबूरन सीरियस होना ही पड़ेगा। तो यार अगर इसकी वजह मैं बताऊं तो सिंपल, रात होने को जा रही है मेरे भाई लोगों। गट्स अपने चारों तरफ डेमोनिक प्रेशर को महसूस कर पाता। अब गट्स कहता, इस सिचुएशन से मुझे कौन बाहर निकालेगा। हम फिर तभी देखते हैं वो एल्फ आसमान की बुलंदियों से कहीं से टूटते सितारे की तरह नीचे उतरता और वो गट्स से कहने लगता है, फिक्र मत करो, हम एल्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। मैं तुम्हारे लिए चाबियां ले आया हूँ। में रात का अंधेरा गट्स के सर पर टूटा था। अब गट्स जैसे तैसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। वो एल्फ उससे पूछता, तुम अब क्या करोगे? तुम्हारी वेपन्स वगैरह तो उस कमांडर के टेंट में पड़ी हुई है। गट्स कहता, इससे अच्छी और क्या ही बात होगी। यहाँ से छुटकारा पाने के लिए हम उससे बंदी बना लेंगे और ऊपर से मेजबान इन पे पहले की तरह तरस नहीं खाने वाला। जो भी मेरे सामने आएगा वो अपनी मौत के घाट उतरेगा। नरमी दिखा दी मैंने, दिखा दी, अब नहीं, क्योंकि गट्स अब उससे बताने लगता, मैं किसी की तलाश में निकला। गट्स एक तरफ तो ये कह रहा होता है, उसके दिमाग में वो बंदा सा घूम रहा होता है। वजह से एल्फ भी उसके दिमाग में मेमोरीज को देख पाती। वो शख्स भी चलती फिरती कयामत है। गट्स सारे गार्ड्स की नजर से छुप छुपाते हुए सीधा उसके टेंट में जैसे ही झांकने लगता कमांडर के। वो कमांडर उल्टा अपने आप को ही टॉर्चर कर रही होती और फिर अपने आइडल को पूज रही होती। खैर यार आखिर गट्स को क्या ही फर्क पड़ता है। गट्स इसके टेंट में घुस जाता और इसकी टोंग पर एक जोर से रख के लगाता। हाँ यार अब वो बेहोश हो जाती। गट्स फौरन से अपने कपड़े, आर्मर और अपनी शॉर्ट को उठा लेता। उसे वार्न भी करता है, अभी तक तुम्हारे जख्म ठीक नहीं हुए, इतनी भारी शॉर्ट को लहराने से तुम्हारे जख्म दोबारा से खुल जाएंगे। गट्स भी रियलाइज करता है कि वो सच ही कह रही है। पर तब तक जैसे तैसे एक गार्ड कमांडर फार्नेसे को ये रिपोर्ट देने आता है कि ब्लैक स्वॉर्डमैन तो अपने केज में मौजूद नहीं है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गट्स को इसी टेंट में पाता। देख के गट्स भी उसे एक ही वार से सुला डालता। जाते जाते गट्स अपना अजीब सा आइटम भी उठा लेता। गट्स अपने टेंट से बाहर निकलता, अपने सामने वाले सैनिकों को धमकाने लगता, रास्ता न छोड़ा तो तुम्हारे कमांडर को इसी लम्हे में जला डालूंगा। तो हाँ यार इसी तरह गट्स अब कोरा लेके फौरन से वहां से रवाना होता। जाते जाते उस कमांडर को भी होश आ जाती और वो काफी ज्यादा शोर शराबा करने लगती। इस पर गट्स उससे वार्न करने लगता, अगर इस तरह तुम करती रही तो मैं तुम्हें यहीं पे फेंक डालूंगा। हालांकि वो एल्फ उसे समझा रहा था, फिक्र मत करो, हम तुम्हें जल्द ही छोड़ देंगे। हालांकि हमें पता चलता है कि वो यहाँ तक एल्फ को तो देख भी नहीं सकती। इसी बीच में हम देख पाते हैं उस कमांडर का सर्वेंट अभी तक गट्स का पीछा कर रहा होता और फिर तभी वो अचानक से अपने चारों तरफ एक अजीब सा डेमोनिक प्रेशर पाता, जो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो यार यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।